दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का 7वां अध्याय। ठीक है, जैसे कि अभी तक हमने छः अध्याय तक पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 7वां अध्याय। ठीक है, इतिहास का 7वां चैप्टर, क्लास 6 का। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है अशोक और अशोक। ठीक है, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, यानी कि अशोक जो है एक ऐसा सम्राट हुआ है, यानी कि एक ऐसा राजा हुआ है जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, यानी कि अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं, शासक क्या क्या करते थे, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, दूसरों पर हमला किया करते थे। ठीक है, युद्ध किया करते थे और आपसे युद्ध के वो क्या करते थे, अपनी सत्ता को बढ़ाया करते थे। ठीक है, अपनी सत्ता का प्रचार किया करते थे, प्रसार किया करते थे युद्ध के द्वारा, युद्ध में जीत के द्वारा। लेकिन अशोक ने ऐसा नहीं था। अशोक ने क्या किया, एक युद्ध करता है अशोक भी, लेकिन ये भी अन्य राजाओं की तरह युद्ध करता है। एक युद्ध उड़ीसा में कलिंग का करता है, कलिंग। ठीक है, कलिंग जो है उड़ीसा में है, तो वहां का युद्ध करता है और उसके बाद युद्ध का त्याग कर देता है। ठीक है, ऐसा क्या होता है कि युद्ध का त्याग कर देता है, आइए हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और अशोक के बारे में और अशोक के साम्राज्य के बारे में, अशोक के राज्य के बारे में हम जानेंगे। और हाँ, अशोक भी उसी महाजनपद का हिस्सा हुआ है जो कि सबसे ताकतवर हुआ। वो क्या था, मगध। ठीक है, मगध पर ही इसने अपना शासन जमाया। ठीक है, किस तरह से शासन करता है और क्या क्या किस किस तरह की कंडीशंस होती हैं, किस तरह का माहौल रहता है जब ये शासन करता है, क्या ये डायरेक्ट शासक बन जाता है या फिर किस तरह से शासक ही बनता है, इसके बारे में भी जानेंगे और इसकी विशेषता भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगी हमें। ठीक है, तो इस वाली जो कहानी में इसमें क्या है कि रोशन को क्या, इसके दादाजी एक नोट देते हैं और नोट में उसको क्या एक चित्र मिलता है, छोटे छोटे शेरों का चित्र। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह के शेरों का चित्र होता है। ये कुछ इस तरह का शेरों का चित्र उसको मिलता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि क्या है ये शेरों का चित्र और ये किस चीज़ की निशानी है। आज भी आप देखेंगे तो भारत का ये राष्ट्रीय चिन्ह की तरह प्रयोग में लाया जाता है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह ही माना जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, एक बहुत बड़ा राज्य या फिर कहें हम साम्राज्य। ठीक है, हम जिन शेरों को रुपये के चित्र और पैसे पर देखते हैं, यानी कि जो हम इस शेर को देखते हैं, ठीक है, इसका एक अपना एक लंबा इतिहास रहा है। ठीक है, इसको कैसे बनाया गया, पत्थरों को काट काट के चारों तरफ शेर बनाया गया। एक इस तरफ, एक दो तीन हमें दिखाई दे रहे हैं और इसके पीछे भी एक है। ठीक है, इसके ये कहाँ मिलता है हमें, सारनाथ में। ठीक, सारनाथ में, वहीं जहाँ पर बौद्ध ने अपना जो बौद्ध थे उन्होंने अपना क्या दिया था, पहला भाषण दिया था, मतलब पहला अपना ज्ञान का पहला अपना प्रवचन दिया था कहें तो। ठीक है, उन्होंने अपना प्रवचन दिया था। ये जो विशाल स्तंभ स्थापित किया गया था सारनाथ में, इसी शेर का अशोक के द्वारा। ठीक है, इतिहास में महानतम राजाओं में से एक थे। अशोक के निर्देशों पर ऐसा किया गया, ऐसे कई स्तंभ को बनाए गए और उसका अभिलेख करके उत्तीर्ण किया गया। इस पे जो अभिलेख, इसके निर्देश भी लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको निर्देश भी लिखे मिल जाएंगे अशोक के, जो अशोक द्वारा दिया गया। ठीक है, इससे पहले जान लेते हैं कि इनमें क्या लिखा गया था। ठीक है, और ये क्यों था, क्यों किया जाता था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन कर रहे थे, ठीक है, उसकी स्थापना उनके दादाजी ने की थी। ठीक है, यानी कि अशोक क्या थे, इनके अशोक के दादा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंबिसार, और और जब बिंबिसार के बेटे हुए वो है अशोक हुए। यानी कि अशोक क्या थे, तीसरी पीढ़ी के शासक थे। ठीक है, और वो लगभग 2300 साल पहले की बात है। ठीक है, अभी तक हम 2500 साल पहले पढ़ते आ रहे थे, तो यानी कि महाजनपद बनने के 200 साल बाद से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन स्थापित किया। कहाँ पर, मगध में। ठीक है, तो ये मगध वाले क्षेत्र में अपना शासन स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने स्थापना की किसके मदद से, चाणक्य की मदद से। ठीक है, या फिर उनका नाम, चाणक्य का नाम एक कौटिल्य भी है। ठीक है, चाणक्य और कौटिल्य एक ही नाम है। ठीक है, आपको कहीं मिलता है नाम तो चाणक्य भी वही नाम है और कौटिल्य भी एक ही नाम है। ठीक है, अरे चाणक्य और कौटिल्य। ठीक है, इन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता की, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे कौटिल्य और चाणक्य, और उन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता की और चाणक्य के और इससे क्या हुआ कि उन्होंने, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने मगध पर अपना शासन स्थापित कर लिया। चाणक्य के विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलता है। ठीक है, चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक उन्होंने लिखी है।
ठीक है, तो आइए हम थोड़ा वंश को समझते हैं कि वंश क्या होता है। ठीक है, जब एक ही परिवार के कोई कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उसे वंश कहा जाता है। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त और उसका बेटा बिंदुसार, और फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है, तो उसे हम वंश कहते हैं। यानी कि एक ही पहले ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर सन। ठीक है, कुछ इस तरह से जो रिलेशन स्टैब्लिश होता है इसे हम वंश कहते हैं। ठीक है, वंश यानी कि जो एक दादाजी होते हैं, फिर उसके उसका बेटा होता है, फिर एक उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। ठीक है, तो इस तरह से जो स्थापित होता है तो उसे हम वंश के रूप में जानते हैं। ठीक है, राज्य में बहुत सारे नगर थे। ठीक है, जो साम्राज्य थे इसमें बहुत से नगर हुआ करते थे। ठीक है, नगर यानी कि जहाँ पर अधिक आबादी होती है। ठीक है, गांव और नगर में एक जो मूल चीज होती है, मूल अंतर होता है, वो होता है आबादी का। ठीक, आबादी यानी कि ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादा सेंसेक्स का होना। ठीक है, ज़्यादा डेंसिटी होना, यानी कि एक ही ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत सारे लोग बसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जो मगध थी इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, और जैसे मतलब पाटलिपुत्र जो एक बड़ा शहर था लेकिन साथ में इसकी राजधानी भी थी। ठीक है, और उज्जैन भी था, उज्जैन भी एक राजधानी थी, और तक्षशिला भी इसके प्रमुख नगर थे और साथ साथ राजधानी भी थी। ठीक है, तक्षशिला जो क्या था, कहाँ था? तक्षशिला उत्तर पश्चिम की तरफ था और मध्य एशिया में आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन जो है उत्तरी भारत का हिस्सा था और दक्षिण और जाने वाले रास्ते में पड़ता था। इसीलिए शायद इन नगर में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक है, तो मगध के जो हम देखते हैं मोटे तौर पर तीन राजधानियां बनाई गई। पहला पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैर कृषि करने वाले ज़्यादातर लोग रहा करते थे नगरों के अंदर। हालांकि जो खाने का सामान था वो गांव से ही आता था नगरों शहरों में। ठीक है, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र पर किसानों और पशुपालक के गांव बसे थे। ठीक है, मध्य भारत इलाके में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था और लोग फल फूल संग्रहण करके और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। ठीक है, यानी कि जो जीवन जीने का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि, पशुपालन और जंगल से मिलने वाले उत्पाद या फिर शिकार। ठीक है, साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में लोग विभिन्न भाषाएं बोलते थे। ठीक है, यानी कि जो एक बड़ा साम्राज्य था इसमें लोग अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते थे, अलग अलग तरह का भोजन करते थे और अलग अलग किस्मों की पोशाक भी पहनते थे। यानी कि ये बहुत विविधता वाला क्षेत्र था, जैसा कि आज भी है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे कि ये है पाटलिपुत्र। ठीक है, यहाँ है तक्षशिला और यहाँ है उज्जैन। ठीक है, तो ये तीन जो थे सेंटर थे राजनीति के। ठीक है, यानी कि यहाँ से पूरे भारत को कंट्रोल किया जाता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको सारे क्षेत्र दिख रहे होंगे इसके अंदर, ये सारा मगध का ही क्षेत्र है। ठीक है, जो बीच में मिलता है। हाँ, तो ऐसे राज्य में जो राज्य थे, ठीक है, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? ठीक है, यानी कि राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है? जैसे कि हम पहले पढ़ते हैं पद, यानी कि एक स्थान पर लोगों का शुरुआत में बसना। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा जनपद, यानी कि एक पूरे जन समूह का एक स्थान पर बसना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा महाजनपद। महाजनपद, ठीक है, महाजनपद। ठीक है, तो फिर इसी से महाजनपद से आगे चल के बन गया राज्य। ठीक है, और फिर उसके बाद बनता है हमारा साम्राज्य। ठीक है, यानी कि जब एक राजा होता है वो बड़े भूभाग पर और बड़े क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो उसे हम साम्राज्य कहते हैं। ठीक है, जैसे पहले मगध बना जनपद, फिर उसके बाद बना महाजनपद, और अब एक बड़ा साम्राज्य की बनने की और बढ़ जाता है। ठीक है, चूंकि जो राज्य साम्राज्य होते हैं राज्यों से बहुत बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। ठीक है, जब साम्राज्य बड़ा होगा तो वहां पर ज्यादा लोग होंगे और जटिलताएं भी उतनी ही होगी और प्रशासनिक जटिलताएं भी उतनी होगी। उसमें अलग अलग तरह के लोगों की आवश्यकता होगी, ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी लगेंगे, बहुत मात्रा में बड़ी सेना की आवश्यकता होगी, पुलिसिंग की आवश्यकता होगी और अन्य कार्य भी अधिक किए जाएंगे वहाँ। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? इसलिए जो सम्राट को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत थी। यानी कि जो सामान्य राजा हुआ करते थे महाजनपदों में या जनपदों में, तो उससे अधिक संसाधनों की तुलना आवश्यकता किनको होगी? जो साम्राज्य के राजा बन चुके हैं। ठीक है, जो सम्राट हो चुके हैं उनको संसाधनों की ज्यादा आवश्यकता होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे? वो बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करेंगे। और कर कौन इकट्ठा करके देगा? वो खुद तो कर इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, एक आदमी मतलब कहाँ कहाँ जाएगा कर इकट्ठा करने? तो इसके लिए वो नियुक्ति करेंगे अधिकारियों की। ठीक है, ये क्या करेंगे? शासक को
कर इकट्ठा करके देंगे। ठीक है, क्यों इकट्ठा करके देंगे कर? क्योंकि ये अधिकारी हैं और इनको राजा सम्राट के द्वारा वेतन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए? वेतनभोगी अधिकारियों की यहाँ से नियुक्ति होने लगी। जैसा कि आज भी आप देखते हैं, सरकार ऐसे लोगों की नियुक्ति करती है जो कि वे सरकार के लिए जनता से कर वसूलते हैं और सरकार को देते हैं। ठीक है, और उस बदले में सरकार उन्हें क्या देती है? वेतन देती है। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति नहीं देता है कर, तो क्या करते हैं? इनके पास इतनी भी शक्ति होती है कि उस पर जुर्माना या फिर दंड लगा सकें। ठीक है, तो साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा था, ठीक है, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। ठीक है, अभी हमने मैप में देखा कि जो हमारा मगध साम्राज्य है अभी, ये काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, काफी फैला हुआ है, इस क्षेत्र तक भी फैला हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है पाटलिपुत्र है, यहाँ पर उज्जैन है और यहाँ तक्षशिला है। ये तीन जो है मेजर राजधानियां हैं, यानी कि बड़ी राजधानियां हैं, यहाँ से रखा जा रहा है, और बाकी उसके नीचे भी बहुत प्रमुख छोटे छोटे नगर और शहर बसाए गए हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों को सम्राट का सीधा नियंत्रण था, यानी कि अगर यहाँ सम्राट बैठा है तो इसके आसपास के क्षेत्रों पर तो इसका सीधा नियंत्रण होगा ही। लेकिन अगर कोई जो बड़ा शहर है, यानी दूर का शहर है, तो वहां पर क्या होता था कि जो बड़े शहरों पर इसका सीधा नियंत्रण, यानी कि जो सम्राट का सीधा नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाता था। इसका मतलब यह है कि गांवों और शहरों में किसानों और पशुपालकों, शिल्पों और व्यापारियों को कर इकट्ठा करने के लिए राजा क्या करता था? अधिकारियों की नियुक्ति कर देता था, जो राजा के आदेशों का जो राजा का उल्लंघन करते थे, और तो उनको क्या करता था? अधिकारी सजा भी दे सकते थे। ठीक है, यानी कि अगर जो राजा के आदेश हैं कि आपको x मात्रा में कर इकट्ठा करना है, ठीक है, अगर कोई मना कर रहा था कर देने से, तो अधिकारियों को इतनी शक्ति थी कि वो उसको दंडित भी कर सकते थे। ठीक है, तो इनमें से कई अधिकारियों को वेतन दिया जाता था। ठीक है, इसमें एक संदेश वाहक जो होते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। ठीक है, जैसे कि आज हम जानते हैं जासूसी करते थे। ये क्या करते थे? जासूसी। किसके लिए? ये शासन के लिए, प्रशासन के लिए। ठीक है, या फिर साम्राज्य के लिए ये क्या करते थे? जासूसी करते थे और सारी खबरें लाके अपने प्रशासन को देते थे कि क्या चल रहा है उनके क्षेत्र में, यानी कि उनके क्षेत्र अधिकार पर क्या चल रहा है, उनके शहर में, उनके नगर में क्या क्या हो रहा है, लोग किस विषय पर बातें कर रहे हैं। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो कि राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। यानी कि ऊपर क्या था? सम्राट। ठीक है, पहले ऊपर थे सम्राट, फिर मंत्री, ठीक है, फिर अधिकारी। ठीक है, फिर इसके नीचे थी जनता। ठीक है, ये इन पर नियंत्रण करता था, ये इन पर नियंत्रण करते थे, और सम्राट इन सब पे नियंत्रण करते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य में जो था, कई छोटे या फिर छोटे प्रांत भी थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानी शासन किया जाता था। ठीक है, जो छोटे क्षेत्र थे इनके आसपास के, तक्षशिला के आसपास के जो भी क्षेत्र रहे होंगे, उनके पास तक्षशिला के द्वारा शासन किया जाता था, और उज्जैन के पास वाले क्षेत्रों में उज्जैन के द्वारा शासन किया जाता था। ठीक है, ये इनकी प्रांतीय राजधानियां हुआ करती थी। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, यानी कि जो केंद्रीय स्तर पर नियंत्रण था वो पाटलिपुत्र से रखा जाता था। पाटलिपुत्र यानी कि जो आज का बिहार है, उज्जैन यानी कि जो आज का MP है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तक्षशिला जो है वो भारत के बाहर चला गया है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, और जो राजकुमार हुआ करते थे उनको अक्सर क्या करा जाता था? राज्यपाल यानी गवर्नर बनाया जाता था। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हुआ था, कुछ स्थानीय परंपराओं और नियमों का भी माना जाता था, जिससे कुछ अन्य लोग भी राज्यपाल यानी गवर्नर बन सकते थे। ठीक है, प्रादेशिक केंद्रों के बीच में विस्तृत थे। इन इलाकों में मौर्य शासक जो थे सिर्फ मार्गों द्वारा नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश किया करते थे। ठीक है, यानी कि नदियों पर भी मार्गों के द्वारा नियंत्रण रखा जा रहा था। ठीक है, आवागमन के लिए जो मुख्य महत्वपूर्ण थे उस टाइम, देखिए जो इस समय चल रहा है, ठीक है, इस समय क्या है? इस समय जो हमारे संसाधन है, ठीक है, वो बहुत सीमित है। ठीक है, अभी हमारे पास ट्रेनों का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हमारे पास जो है हाई स्पीड ट्रेनें नहीं आई हैं। तो क्या होता था? लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, और घोड़े जो थे इनका प्रयोग होता था। तो ये सब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन नाव का विकास हो चुका था। ठीक है, इससे क्या होता था? लोग नदियों में यात्रा किया करते थे।
लंबी दूरी की यात्रा अक्सर लोग नदियों के द्वारा किया करते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था, तो जो लोग, जो अधिकारी वगैरह होते थे, जो साम्राज्य के अधिकारी हैं, वो क्या करते थे, नदियों पर ही ज़्यादा अपना फोकस रखते थे और नदियों के द्वारा ही रास्तों को नियंत्रित किया जाता था। ठीक है, चलो। तो जहाँ से जो भी संसाधन या फिर कर भेंट में मिलती थी, ठीक है, जो कर भेंट में मिलते के रूप में मिलता था, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे, ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं, तो अर्थशास्त्र में ये लिखा गया है कि केवल पश्चिम कंवल के लिए, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, यानी कि जो तक्षशिला वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कंबल यानी गरम जो कंबल होता है, ठीक है, जो गर्म प्रकार के वस्त्र होते हैं जो सर्दियाँ पहने जाते थे, उसके लिए। और जो दक्षिण भारत था वो सोने के लिए और अन्य कीमती पत्थरों के लिए, रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। संभावी संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, नजराना होता है जो कि वन टाइम गिफ्ट जो होता है, कभी कभी दी जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये इसमें नजराने के बारे में बताया गया है। जो कर होते हैं वो नियमित ढंग से, मतलब आपको हमेशा ही पे करना है। नजराना यानी कि कभी कभी किसी विशेष अवसर पर इकट्ठा कर लिया जाता था, यानी कि दे दिया जाता था। ठीक है, जैसे कि कोई विशेष अवसर, जैसे दिवाली पे लोगों को बोनस दिया जाता है, उस तरह से। राजधानी में सम्राट, ठीक है, यानी कि जो सम्राट हुआ करते हैं वो राजधानी में किस तरह से हुआ करते हैं, इसके बारे में मैग्नेटीज, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। और ये किसका था, ये था सेलुलस का दूत कह लेते हैं हम इसे। ठीक है, राजदूत कह लेते हैं, यानी कि सेलुलस के ये काम करने वाला आदमी था। ठीक है, मैग्नेटीज जो था सेलुलस के लिए काम करने वाला आदमी था, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त कौन है, अशोक के पिता, अशोक के दादाजी। ठीक है, तो आया था ये, इसने मैगनीज ने जो उस देखा उसका विवरण दिया है। उसने क्या देखता है वो, कि सम्राट जनता के सामने अपने अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। ठीक है, उसमें एक सोने की पालकी पर ले जाया जा रहा है। उसके अंगरक्षक सोने, चांदी और अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं, और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों को पर प्रशिक्षित तोते का एक झुंड रहता है, जो सम्राट के सिरों के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, यानी कुछ तोते हैं जो कि सम्राट जो बैठे हैं, ठीक है, इनके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, और राजा सामान्यतः क्या करते हैं, हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कोई उनकी हत्या की कोशिश ना करे। ठीक है, क्योंकि राजा क्या होते थे, राजा बहुत डरे हुए रहते थे, तो क्या करते थे, अपने आसपास हथियारबंद सैनिक रखते थे। उन्हें खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रातों तक एक कमरे में नहीं सोते थे। यानी कि राजा को इस बात का डर रहता था, यानी कहीं सम्राट को इस बात का हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उनकी कोई हत्या ना कर दे। ठीक है, और पाटलिपुत्र जो होगी, जो पाटलिपुत्र है, ठीक है, उसका आधुनिक नाम क्या है, पटना। ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ठीक है, आज भी एक बड़ा ही विशाल और खूबसूरत नगर है। इसके पास कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी। ठीक है, यहाँ पर गंगा नदी बहती है। एक विशाल प्राचीरों से घिरा हुआ है। इसके मतलब चारों ओर एक विशाल प्राचीर है, यानी कि इसका एक अपना बड़ा ही इतिहास रहा है। इसके 570 भुज और 64 द्वार हैं, और 2 और 3 मंजिल वाले घर, लकड़ियों और कच्ची ईंटों से बने घर, राजा का महल और भी काठ से बना है, जिसके पत्थर की नक्काशी और अलंकृत किया गया है। इसके चारों उद्यान और चिड़ियों के लिए घना बने बसेरों से घिरा है। यानी कि काफ़ी अच्छा शहर है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में महल है, और ये बहुत समय तक, लंबे समय तक राजधानी रहा, और आज भी बिहार की राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या और क्या है कि अंत में हम देखते हैं कि जंगल वाले इलाकों से आते हैं, और वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। ठीक है, और लेकिन ऐसा था कि जो मध्य भारत के अंदर जो भी ये वाला जो मध्य भारत वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादातर जंगल थे। तो इसके अंदर जंगल में रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, और उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी और मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। ठीक है, ये स्वेच्छा से पर निर्भर करता था इनके। ये अपनी इच्छा से सम्राट के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए भी इनके अधिकारियों को ये दान किया करते थे। अशोक एक अनोखा सम्राट। ठीक है, अब मौर्य वंश के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने की है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, फिर उसके बाद बिंदुसार आता है, फिर ये अशोक आ रहे हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। ठीक है, वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, यानी कि अब अशोक जो था,
अशोक के द्वारा क्या किया गया कि अपने जो निर्देश होते हैं, यानी कि जो उनकी बातें होती हैं, उसको अभिलेख के द्वारा, अभिलेख जो पत्थरों पर खोद खोद कर लिखे जाते हैं। ठीक है, आप कहीं जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोगों की जो किसी भी चीज़ के बारे में जो पुराने समय के लोग होते हैं वो पत्थरों पर, दीवारों पर लिखवाते थे। ठीक है, जो खोद खोद के लिखवाते थे उसे अभिलेख कहते हैं। ठीक है, कलिंग युद्ध जिसके बारे में हमने शुरू में बात की, ठीक है, जो उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ एक अशोक का अभिलेख, यानी कि कलिंग जो युद्ध हुआ उसके बाद अशोक के विचार क्या थे। ठीक, उसको उन्होंने एक जो कहें तो अभिलेख के अंदर लिखवाया। ठीक है, ताकि आगे तक आने वाले लोगों तक बात पहुंच सके। और आज देखिए 2300 साल बाद भी, ठीक है, 2300 वर्ष बाद भी आज भी हमारे तक ये बात पहुंच रही है। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर कि राजा बनने के केवल 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध की विजय की। ठीक है, यानी कि अशोक क्या बता रहे हैं इसके अंदर कि अब मैं जब से 8 साल हुए मेरे को गद्दी संभाले हुए, यानी कि राजा बने हुए, तो मैंने कलिंग युद्ध किया। लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाए गए। ठीक है, 1 लाख लोग से ज़्यादा भी लोगों को मारा गया। ठीक है, इसका मुझे अपार दुख हुआ। जब किसी स्वतंत्र देश को जीतता था तो लाखों लोग मारे जाते थे और बहुत सारे बंदी बनाए जाते थे। इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते थे। ठीक है, जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों से बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों को खो देते हैं। मुझे इसका पश्चाताप हो रहा है और मैंने धम्म का पालन करने और दूसरों के इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। ठीक है, ये सारे विचार अशोक के मन में आ रहे हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, धम्म का पालन करने की बात करते हैं। ठीक है, ये वही धम्म है जो हम बुद्ध धर्म में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आगे जानेंगे क्या था धम्म। मैं यह मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद जो मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। ठीक है, यानी कि जो बुद्ध ने संदेश दिया था, बिल्कुल उसी के जैसा संदेश दे रहे हैं भी अशोक भी, कि जो इसके आने वाले लोग होंगे उनको भी युद्ध के प्रति हतोत्साहित कर रहे हैं कि जो बलपूर्वक विजय पाना, ठीक है, बलपूर्वक विजय पाना काफी आसान है, लेकिन जो है दिल जीतना वो काफी मुश्किल है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि दिल जीतना ज्यादा अच्छा रहेगा बलपूर्वक विजय जीतने से। ठीक है, जिससे कि हम ज्यादा लंबे समय तक शासन भी कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी अपने बल के दम पर ज्यादा समय तक शासन नहीं करा जा सकता। ठीक है, ये अशोक को ये भी पता चल गया था, क्योंकि वो एक अच्छा और ज्यादा समय तक शासक करने वाला राजा बना। ठीक है, तो उन्होंने धर्म को कैसे आगे बढ़ाया इसके बारे में भी हम इसमें थोड़ा जानेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं विस्तार से। कलिंग जो है वो उड़ीसा के एक प्राचीन नगर है। ठीक है, अशोक के कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, जिसमें उन्होंने युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने युद्ध की तृष्णा की और उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं अशोका का धर्म क्या है। अशोका ने धर्म के लिए किसी देवी देवता की पूजा अथवा किसी तरह के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। यानी कि जो अशोक का धर्म था, यानी अशोक का जो धर्म था, उसके अंदर किसी तरह के कर्मकांड की और किसी तरह की देवी देवताओं की पूजा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। उन्हें लगता था कि उनके जैसे उनके पिता और अपने बच्चे अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, उसी तरह उनका कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को भी निर्देश दें कि वे बुद्ध के उपदेशों को उससे प्रेरित हुए थे। ठीक है, जो अशोक हैं वो बुद्ध के उपदेशों से बहुत अधिक प्रेरित थे। उनका मानना था कि जैसे कि एक जैसे पिता का काम होता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और व्यवहार देना, ठीक है, उसी तरह राजा का भी काम है अपनी प्रजा को अच्छे निर्देश और उपदेश देना। ठीक, तो ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उन्हें जिनके लिए उनमें संवेदना थी
उन्होंने क्या किया, उनके साम्राज्य में अलग अलग तरह के धर्मों को मानने वाले लोग थे। ठीक है, जैसा कि हमेशा होता है, भारत धर्मनिरपेक्ष रहा है शुरू से, तो इसमें क्या था कि ये लोग अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे उसमें। तो इससे पहले इससे कई बार उन्हें टकराव भी पैदा हो जाया करता था। ठीक है, जैसे आज भी होता है कि जब अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं तो उनमें कुछ टकराव भी हो जाता है। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। ठीक है, इस तरह की सामाजिक बुराइयां भी समाज में थी। इसके अलावा क्या था, परिवार और पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। ठीक है, अशोक ने यह महसूस किया, यानी कि उस समय की कुछ सामाजिक समस्याएं हैं। ठीक है, तो अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना उनका कर्तव्य है। ठीक है, एक राजा होते हुए ये उनका कर्तव्य है कि वो इन सब का निदान करें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, धम्म महात्मा का नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की। ठीक है, उन्होंने किन अधिकारियों की नियुक्ति की, धम्म महात्मा। ठीक है, धम्म महात्मा नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की, जो कि जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा यानी कि धम्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। ठीक है, ये धम्म का प्रचार प्रसार जाके करते थे, अपने अपने क्षेत्रों में जाके धम्म का प्रचार प्रसार करते थे। धर्म का जो धम्म है, जिनकी स्थापना अशोक ने की है, उसका ये प्रचार प्रसार अपने क्षेत्र में जाके किया करते थे। हर को सबको अपना अपना एक क्षेत्र मिल जाया करता था और वहाँ पर जाके वो प्रचार किया करते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेशों को कई स्थानों में शिलाओं और अन्य स्तंभ पर भी खुदवाए। ठीक है, यानी कि इसके अलावा क्या किया अशोक ने कि नियुक्ति तो की, साथ में धम्म महात्मा की, और साथ में क्या किया कि अपने जो अपनी शिक्षा थी, इसका प्रचार प्रसार उसने अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए दीवारों पर और कुछ पहाड़ों को खोदकर, ठीक है, पत्थरों पर अपने संदेश गुदवाए, यानी कि वो खुदवाए, जिससे लोग उसके उन संदेशों को हमेशा तक के लिए याद रख सकें या फिर बहुत समय तक याद रखा जा सके आसानी से। ठीक है, तो अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वह राज्य के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो कि खुद पढ़ नहीं सकते। ठीक है, और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि लोग वो पढ़कर सुनाए जो कि पढ़े लिखे नहीं है उनको। ठीक है, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे थे। ठीक है, और अपने परिवार के ही, अपने बेटे बेटियों को ही उसने बहुत जगह भेजा था। उन्होंने सड़क बनवाई, कुएं खुदवाए, ठीक है, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सारे मनुष्य व जानवरों के चिकित्सा की व्यवस्था भी की। ठीक है, अब अपनी बहुत ज़्यादा दयालुता इसमें दिखाते हैं आगे। ठीक है, अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। ठीक है, लोग क्या करते थे, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान कराते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे और जब उनके बच्चों का विवाह होता था, तो बच्चों के जन्म के समय, ठीक है, किसी यात्रा के शुरू करने के समय वो इस तरह के अनुष्ठान कराते थे। ये सारे कर्मकांड किसी काम के नहीं। ठीक है, इसके बदले यदि लोग दूसरों की रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। और इसके लिए अन्य रीतियां क्या हैं, यह है कि अपने दासियों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों का दया करना और ब्राह्मणों और श्रमणों का दान करना। यानी कि इस ये अशोक का मानना है। ठीक है, कि लोग कर्मकांड करने की बजाय अपने दासों से, नौकरों से अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का सम्मान करें, आदर करें, सभी जीवों का पर दया करें, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान दें। ठीक है, और अपने धर्म की प्रशंसा, अपने धम्म की प्रशंसा, दूसरे धर्मों की निंदा करना, अपने दोनों ही बातें गलत हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो मेरा धर्म है वही सबसे ऊपर है, बाकी धर्म नीचे हैं, ऐसा करना भी गलत है। ऐसा अशोक का मानना था, ऐसा अशोक का भी मानना था। ठीक है, हम किसी को दूसरे धर्म का आदर करना, हम हर किसी को क्या चाहिए कि एक दूसरे के धर्म का यानी धर्म का आदर करते रहना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में वह अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है। यानी कि अगर कोई ये कहता है कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है, तुम्हारा धर्म बेकार है, तो अपने धर्म को ही अब नुकसान पहुंचा रहा होता है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म की प्रमुख और विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक परिभाषा किसकी है, ये धर्मनिरपेक्षता की, ये बिल्कुल ठीक यही परिभाषा बैठती है। ठीक है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए हैं। ठीक है, जवाहरलाल, उन्होंने क्या लिखा है कि धर्मों देश आज भी हमें एक ऐसी भाषा में बात करता है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि
जिससे हम बहुत कुछ अधिक चीज सीख सकते हैं। ठीक है, अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के और उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, यानी कि जो अशोक ने बताया, ठीक है, जो अशोक के धम्म ने बताया वो आज भी बिल्कुल एज इट इज प्रासंगिक है, जबकि आज भी समाज में बहुत ज्यादा द्वेष उत्पन्न होता है। ठीक है, आइए इसे इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्या है ये। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, करीब 2400 वर्ष पहले की बात है। अशोक सम्राट का जो वो टाइम पीरियड आ रहा है वो क्या रहा है, 2300 वर्ष के पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य क्या था कि उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों की रक्षा करना, और लगभग अगले 2000 वर्ष तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहती थी और यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, जो हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से आज इसको जानते हैं, तथा उसके पत्थर और ईंटों से बनी है, और इसके ऊपर क्या है, पूरी सतही सड़क जैसी चौड़ी चीजें बन गई है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम इंसान आराम से चल सकता है, पूरी सड़क की सी बन गई है। और इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा, और हर 200 से 400 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए हैं। पड़ोसी देश के प्रति अशोक का रवैया चीन सम्राटों के रवैये से बिल्कुल भिन्न था। ठीक है, यानी कि चीन के सम्राट जो थे, इधर एक तरफ से अपने वो सुरक्षित करने के लिए डर के एक दीवार खड़ी करी, जबकि अशोक जो सम्राट अशोक थे उन्होंने क्या कहा, पूरे विश्व के अंदर एक अच्छी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, जो एक लोगों को जब सबको सामान्य रूप से और साथ लेकर चलने की बात करते हैं। ठीक है, तो अब इसे समाप्त करते हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।